फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में आज का जो टॉपिक है वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा चैनल छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अलाउद्दीन के सेनापतियों में तुगलक वंश में जो अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक जिसको कहा जाता था, ये तुगलक वंश का प्रथम शासक था। सबसे पहले गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश है। तो तुगलक वंश में जो अलाउद्दीन का सेनापति था गयासुद्दीन तुगलक, इसी को गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक कहा जाता है। गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक, इसके दो नाम है। ये तुगलक वंश का प्रथम शासक बना था, गयासुद्दीन तुगलक और गाजी मलिक। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। उसकी माता हिंदू जाट महिला थी। इसकी जो माता थी गयासुद्दीन तुगलक की माता हिंदू थी, जाट समुदाय से थी, तथा पिता एक करौना तुर्क था। पिता कौन था? पिता करौना का तुर्क था और माता हिंदू थी, जाट वंश की जो बलबन का दास था। इसका पिता करौना तुर्क का था और ये बलबन का दास था। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था। तो गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये कई सारे अभियान ऐसे थे जिसका ये खुद अध्यक्ष था, गयासुद्दीन तुगलक, तथा उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। दीपालपुर का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था। तुगलक वंश के जो संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक क्या थे? दीपालपुर के राज्यपाल भी थे। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया था। 29 अवसर ऐसे थे जिसमें ये मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। 29 बार मंगोलों से युद्ध किया था। उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा। 29 बार युद्ध किया और भारत से बाहर खदेड़ दिया, इसलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गयासुद्दीन तुगलक को क्या कहा जाने लगा? मलिक उल गाजी। मंगोलों के विरुद्ध ये 29 बार आक्रमण किया है और भारत से बाहर खदेड़ दिया है गयासुद्दीन तुगलक ने, तो इसलिए उनको मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध इनकी उपाधि दी गई है। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। उस समय दिल्ली पर सिंहासन पर कौन बैठा था? खुसरो शाह। तो खुसरो शाह को समाप्त करके इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया गयासुद्दीन तुगलक, तथा 8 सितंबर 1320 को सुल्तान बन गया। तो खुसरो शाह को हटा करके 1320 ईस्वी में ये सुल्तान बन गया। इसका एक नाम गाजी बेगम तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसका एक नाम क्या था? गाजी बेगम तुगलक या गाजी तुगलक था। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा। इसी कारण इसको इतिहास में इसके उत्तराधिकारी को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और इसके वंश का ही नाम तुगलक वंश पड़ गया था, इसलिए कि इसको गाजी बेगम तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसका एक नाम क्या था? गाजी बेग तुगलक और या गाजी तुगलक, इसलिए इसको तुगलक पुकारा जाने लगा और इसके वंश का भी नाम पड़ गया तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक के समय में लगान किसानों से पहले की तरह पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग वसूल किया जाने लगा। तो गयासुद्दीन तुगलक के समय में लगान किसानों से पहले की तरह पैदावार का 1/5 भाग से लेकर के 1/3 भाग वसूला जाने लगा था। आवश्यकता अनुसार अकाल की स्थिति में भूमि कर को माफ़ किया गया। जब अकाल की स्थिति आ गई, सूखा पड़ गया, तो जो भूमि का कर था उसको माफ़ कर दिया गया। राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्सा न देकर कर मुक्त जागीरें दी गई। तो जो राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारी हैं उनको हिस्सा न दे करके मुक्त जागीरें दे दिया गया।
गयासुद्दीन तुगलक के समय में नस्ल एवं बटाई की प्रथा प्रचलन में रही है। गयासुद्दीन तुगलक के समय में नस्ल और बटाई की प्रथा प्रचलन में रही है। कौन सी प्रथा? नस्ल और बटाई। अलाउद्दीन के समय की कठोर दंड व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अलाउद्दीन के समय में जो कठोर दंड व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया, परंतु कर न देने वालों, सरकारी धन की बेईमानी करने वालों और चोरों को कठोर दंड दिया गया। तो जो कर नहीं देते थे, कर चुराते थे, बेईमानी करते थे और धन की लूटपाट करते थे, उनको कठोर दंड दिया गया। बरनी के अनुसार तुगलक शाह के न्याय से भेड़ियों को भी इस बात का साहस नहीं होता था कि वह किसी भेड़ की ओर देखे। इतिहासकार बरनी ने कहता है कि तुगलक शाह के न्याय ऐसा तगड़ा था, इतना शक्ति था कि भेड़ियों को भी इस बात का साहस नहीं होता था कि वह किसी भेड़ की ओर देखे। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक रहा है। तो दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में से मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या था? दिल्ली के सभी दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में से ये सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित था मोहम्मद बिन तुगलक। वह खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था। खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में ये निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना की। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि उन्नति के लिए, कृषि में बढ़ावा देने के लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी। इसका नाम था दीवान ए अमीर ए कोही। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। इस विभाग का मुख्य कार्य क्या था? मुख्य कार्य था कि कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देना, डायरेक्टली किसानों को सहायता देकर अधिक भूमि पर कृषि कार्य के अधीन लाना, अधिक सारी जमीनों पर, भूमि पर कृषि कार्य किया जाए। तो ये काम था दीवान ए अमीर ए कोही का। 60 वर्ग मील की एक भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। तो 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस काम के लिए सबसे पहले चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। तो भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई है। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले जाना। ये दिल्ली से दौलताबाद ले गए, जो कि देवगिरी महाराष्ट्र में है। कौन ले गया? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान को दिल्ली के नागरिक असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे। इब्न बतूता ने कहा है कि जो सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक, इनको जो नागरिक थे असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे, सम्मान नहीं देते, इसलिए उन्हें दंड देने के लिए उसने देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। इसलिए ये क्या करते थे, उनको, जो इनको सम्मान नहीं करते थे, उनको दंड देने के लिए राजधानी देवगिरी को बना लिया। डॉक्टर के निजामी के अनुसार सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतबाबाद रखा। तो सुल्तान डॉक्टर के निजामी, इनके द्वारा कहा गया है कि जो सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है, इन्होंने देवगिरी का नाम कुतबाबाद रखा था। देवगिरी का नाम कुतबाबाद रख दिया मुबारक खिलजी ने। तथा मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद, मोहम्मद तुगलक ने इसे क्या लिखा था? दौलताबाद। देवगिरी को कुव्वत उल इस्लाम भी कहा जाता है। कुव्वत उल इस्लाम भी देवगिरी को कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह या सुल्तान ईश्वर की छाया है, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है, आदि काव्य अंकित कराया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में जो सिक्के चलाए थे, उस सिक्के पर लिखा था अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, अर्थात सुल्तान क्या है? ईश्वर की छाया है। जैसे बलबन ने कहा था, वैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कहा है और सिक्के पर लिखवाया है। अर्थात ईश्वर सुल्तान का क्या है? समर्थक है, ईश्वर सुल्तान का समर्थन देता है, ऐसा इन्होंने माना है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो सोने के सिक्के चलाए गए हैं, इनको इब्न बतूता ने दिनार कहा है। क्या कहा है? दिनार कहा है। बरनी मोहम्मद
तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। बरनी क्या करता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं उन्होंने 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया है बरनी मोहम्मद बिन तुगलक के। पहला है दोआब में कर की वृद्धि कर दिया है मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरा है देवगिरी को राजधानी बनाना, दिल्ली से देवगिरी को राजधानी बना लिया मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा जारी करना, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, सांकेतिक मुद्रा जारी किया था। खुरासान पर ये आक्रमण किया था मोहम्मद बिन तुगलक। और कराचिल की ओर ये अभियान किया था, कराचिल की ओर अभियान मोहम्मद बिन तुगलक किया था। इब्न बतूता 1333 से 47 तक थे। ये मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। मोरक्को कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में है। तो इब्न बतूता कहाँ का था, मोरक्को महाद्वीप अफ्रीका। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1325 से 51 भारत आया था। तो 1333 से इनका 1347 तक, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 1325 से 1351 में ये भारत पर रहा है। 1325 से भारत में आया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। काजी मतलब जज। तो दिल्ली का काजी कौन था, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। बाद में 1342 ईस्वी में उसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेज दिया गया। बाद में 1342 ईस्वी में क्या किया गया, इब्न बतूता को राजदूत बना करके चीन भेजा गया। इब्न बतूता ने किताबुल रहला नामक अपनी पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। इनकी पुस्तक है किताबुल रहला। चीन कब गया था राजदूत बन के 1342 में, इसलिए कि 1347 तक इनका कार्यकाल ही है। और इनकी पुस्तक है किताबुल रहला, उसमें इन्होंने विवरण दिया है अपनी यात्रा का। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत द्वारा मिलती है। तो डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण कहाँ से मिलता है, सल्तनत काल में मिलता है, इब्न बतूता के वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों, मुख्यतः होली में भाग लेता था। तो दिल्ली का पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जो हिंदुओं के त्यौहार, मुख्य रूप से होली के त्यौहार में भाग लेता था। उसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था। जो तुर्क हैं और जो तुर्क नहीं है सभी को सरकारी पद पर नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके कारण बर्नी ने उसकी कटु आलोचना की और इससे व्यक्तियों को छिछोरा, माली, जुलाहा, नाई, रसोइया आदि कहा है। बर्नी ने इसकी कटु आलोचना की है, मतलब कड़वी आलोचना की है, और ऐसे व्यक्तियों को क्या बताया है कि ये छिछोरा है, माली है, जुलाहा है, नाई है, रसोइया है। 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूनी ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। बदायूनी ने क्या कहा है, इसके मरने के बाद बदायूनी ने कहा है कि सुल्तान को अपनी प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को अपने सुल्तान से। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है। इन्होंने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए हैं। फिरोज शाह तुगलक ने नियुक्ति के लिए एक रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की नियुक्ति देकर उसने बेकारी या बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया है। तो नियुक्ति के लिए एक इन्होंने दफ्तर खोला, रोजगार दफ्तर खोल करके सभी मनुष्यों के गुण और योग्यता की पूरी जांच पड़ताल किया कि किसके पास कैसा गुण है, कैसी कौन सी योग्यता है। उसके साथ ये अधिक से अधिक लोगों की क्या कर दिया, नियुक्ति कर दिया, जिससे बेरोजगारी की समस्या हल करने का ये बहुत बड़ा प्रयास था। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। जो सूफी संत हैं और जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनको ये जागीर और संपत्ति देता था फिरोज शाह तुगलक। उसने एक विभाग बनाया था, उसका नाम है दीवान खैरात स्थापित किया था। इसी दीवान खैरात के तहत ये संतों और धार्मिक व्यक्तियों को जागीर और संपत्ति देता था। तो दीवान खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्री एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता भी देता था। तो दीवान खैरात से सिर्फ यही काम होता था, गरीब मुसलमान हैं
और अनाथ स्त्रियां हैं और विधवा हैं तो उनको आर्थिक सहायता मिलता था। और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था दीवाने खैरात। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। तो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। तो फिरोज तुगलक क्या करता था, लोगों को हज करने जाना है तो ये खुद खर्च देता था। उसने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की भी और उसमें कुशल हकीम भी रखा था। हकीम मतलब जो इलाज करने वाला होता है। तो खैराती अस्पताल उसमें फ्री में इलाज होता था और उसने इसका दारुल सफ़ा नाम दिया था। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। 1,80,000 तक उसकी गुलामों की संख्या थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग था, दीवाने बंदगान, जो इनके गुलाम हैं उनको देख रेख करता था। दीवाने बंदगान इसका गठन किया था। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। लोक निर्माण विभाग क्या करता है, सड़क निर्माण करता है। किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। कहा जाता है कि फिरोज शाह ने 3 नवीन नगरों का निर्माण कराया था। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में है फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। कौन कौन से थे, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने 40 मस्जिदें बनवाया है और 30 विद्यालय, 20 महल बनवाया है, 100 सराय, 200 नगर और 100 अस्पताल, 5 मकबरा, 100 सार्वजनिक स्नानगृह और 10 स्तंभ और 150 पुलों का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने इकदला का नया नाम आज़ादपुर तथा पंडुआ का नया नाम फिरोजाबाद रखा था। अपने जो बंगाल अभियान ये किया था तो इसने इकदला का नया नाम आज़ादपुर दे दिया और पंडुआ का नाम फिरोजाबाद कर दिया। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार कौन था, मलिक गाजी सहना था। वास्तुकार कौन इनका था, मलिक गाजी सहना था। प्रत्येक भवन की योजना को उसके व्यय अनुमान के साथ दीवाने विजारत के सम्मुख रखा जाता था। प्रत्येक भवन की योजना को वो क्या करता था, व्यय अनुमान के साथ दीवाने विजारत के सामने रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकार किया जाता था। जो योजना थी उसमें कितना खर्च लगेगा, इसको दीवाने विजारत के सामने रखा जाए। उसके बाद उस पर धन स्वीकार किया जाता था कि कितना इस पर खर्च होगा। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा है। भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा है फिरोज शाह तुगलक। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था सिंचाई की सुविधा के लिए। पहला है, प्रथम नहर 150 मील लंबी थी जो यमुना नदी का पानी हिसार तक ले जाती थी। सबसे पहला ये क्या था कि पहली नहर कितनी लंबी थी, 150 मील लंबी थी। ये यमुना नदी का पानी हिसार तक ले जाती थी। दूसरा है, दूसरी 96 मील लंबी थी। दूसरी जो नदी थी वो 96 थी, 150 पहली थी और दूसरी 96 मील लंबी थी जो सतलज में से घाघरा तक जाती थी। 96 मील लंबी थी, सतलज से ये घाघरा तक जाती थी। तीसरी थी सिरमौर की पहाड़ियों से निकलकर हांसी तक जाती थी। चौथी ये घाघरा से फिरोजाबाद तक नहर जाती थी। 5वीं यमुना नदी से फिरोजाबाद तक जाती थी। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए 150 कुएं भी खुदवाए थे। 150 कुएं। फरिश्ता के अनुसार फिरोज शाह ने सिंचाई की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर 5 बांधों और 30 झीलों अथवा जल को संग्रह करने के लिए तालाबों का निर्माण कराया था। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना था। सिंचाई पर कर लगा दिया फिरोज शाह तुगलक। उलेमा वर्ग ने स्वीकृति किया था। जो उलेमा वर्ग के लोग हैं उनसे राय लिया जाता था तो उन्होंने स्वीकृति कर दिया। इनके स्वीकृति के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगा दिया था। इसका नाम था हक ए सर्व। तो सिंचाई कर लगाने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक।
उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे उनको देना पड़ता था। अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। फिरोज तुगलक ने क्या किया कि ब्राह्मणों पर भी कर लगा दिया। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इस पर लगा दिया। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगवाए थे। बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण ये दिल्ली में 1200 नए फलों के बाग लगवाए थे। उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी ये उपाय किए थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा, जो कि अब अम्बाला जिले में है, ये दिल्ली से लाया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभ, कौन सा, एक मेरठ का था और दूसरा टोपरा का था। अब ये अम्बाला जिले में है दोनों। ये कहाँ से लाए गए थे? दिल्ली से। ये टोपरा से दिल्ली लाया गया था, सॉरी। 2 स्तंभ, एक मेरठ का था और एक टोपरा था। ये टोपरा से इन दोनों को उठाकर दिल्ली ले आया गया था। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित किया गया। तो टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित किया गया। तो फिरोजाबाद में जो मस्जिद है, महल है, वहाँ पर टोपरा स्तंभ रखा गया। और मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बाड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले कसके शिकार या आखेड़ स्थान के पास पुनः स्थापित कर दिया गया। इसको कहाँ रखा गया है? इसको रखा गया है वर्तमान बाड़ा हिंदू राव अस्पताल है, उसके पास रखा गया है। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि उससे हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। फिरोज शाह तुगलक ने उससे हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचार को समझ बेहतर हो सके, इसके लिए अनुवाद विभाग बनाया था। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी तक थे। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। इसके शासनकाल में कौन था? ख्वाजा जहां। इन्होंने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ख्वाजा जहां ने। पंजाब का सूबेदार खिज्र खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। पंजाब का सूबेदार कौन था? खिज्र खां। ये स्वतंत्र होकर के दिल्ली प्राप्त करने के लिए कोशिश करने लगा। फिरोज के एक अन्य पुत्र थे नुसरत शाह ने नासिरुद्दीन को चुनौती दी। फिरोज शाह के 2 पुत्र नासिरुद्दीन और नुसरत शाह। तो फलस्वरूप तुगलक वंश 2 भागों में विभाजित हो गया। तो इसलिए कि जो नुसरत शाह ने नासिरुद्दीन को चुनौती देने लगा, दोनों भाई भाई में अनबन होने लगी, तो तुगलक वंश 2 भागों में बढ़ गया और दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य में दोनों ने मिलकर शासन किया। नासिरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोज शाह में। नासिरुद्दीन कहाँ था? दिल्ली में नासिरुद्दीन और नुसरत शाह फिरोज शाह में। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेना नायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में। तो नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेना नायक, मंगोल का सेना नायक था, बहुत महान था तैमूर भारत पर 1398 में आक्रमण किया। यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित था। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। तो यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित था। किसके लिए? तैमूर के लिए। इन्होंने कहा था शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। तैमूर का आक्रमण जो 1398 में हुआ था, इन्होंने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया था। पूरे दिल्ली सल्तनत को और तुगलक वंश को तैमूर ने नष्ट कर दिया। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना।
किसको? दौलत खां को, परंतु उसे खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तो दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान तो 1413 में बनाया गया था, लेकिन जो खिज्र खां था पंजाब का सूबेदार था, ये दौलत खां को पराजित कर दिया। वह कैसा था? तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर ने इसको लाहौर में सूबेदार नियुक्त किया था। किसको? दौलत खां को। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली है। तो तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में तैमूर ने क्या किया? जो तुगलक वंश था उसको ख़त्म कर दिया। उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और तुगलक वंश की जगह सैयद वंश की नींव डाली, अपने वंश की नींव डाली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर समाप्त होता है थ्योरी सेक्शन। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना है? तो वो गाजी मलिक है। तो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? ये सेनाध्यक्ष था, सेनापति था, जो कि आगे चल के तुगलक वंश की स्थापना किया है। गाजी मलिक, या इसको क्या कहा जाता है? गयासुद्दीन तुगलक। तो अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का, गाजी मलिक ये इन्होंने तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था। गयासुद्दीन क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के ऐसे कई अभियान थे जिसका खुद अध्यक्ष था, तथा उसे दीपालपुर का राज्यपाल भी बना दिया गया था गयासुद्दीन तुगलक को। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया है। उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दिया है मंगोलों को गयासुद्दीन तुगलक ने, इसलिए उसे मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। यह उपाधि दी गई है मलिक उल गाजी। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 8 सितंबर 1320 को सुल्तान बना। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। खुसरो शाह को समाप्त करके। इसका नाम, एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया है। उसका वंश क्या कहलाया है? तुगलक वंश। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो नहर खुदवाने के संदर्भ में से 13वीं शताब्दी में पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। कृषि को समुन्नत कराने के लिए तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए हैं। उसने मुकद्दम तथा खूतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए हैं। मुकद्दम और खूतों को पुराने अधिकार लौटा दिए। गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से आरंभ कर दिया। तो गयासुद्दीन ने क्या किया था? लगान निश्चित करने से बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। ऋणी को वसूली को बंद करवा दिया। भू राजस्व की दर को 1/3 किया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन कैसा था? पहला शासक था। किस वंश ने के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया है? तो तुगलक वंश ने सबसे अधिक तक किया है। 1206 से लेकर के 1290 तक इनका शासन चला है। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक चला है। तो 1290 से 1320 तक तुगलक वंश। हाँ, तो 1206 से 1290 गुलाम वंश है। 1290 से 1320 खिलजी वंश है। लोधी वंश 1451 से 1526 लोधी वंश के शासक 1551 से 1526 और तुगलक वंश 1320 से 1412 तक है। इस प्रकार तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था। दिल्ली सुल्तान का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़ा लिखा शिक्षित था। 1325 से 1351 तक ये था। आमीर कोही एक नया विभाग की सुल्तान द्वारा बनाया गया था। तो आमीर कोही बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान
अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी। दीवाने कोही किससे संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक से दीवाने कोही संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया कहाँ? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी ले जाना। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए हैं। बर्नी के अनुसार साम्राज्य में के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया था। केंद्र में होने के कारण दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। कौन कौन दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक चलाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसकी एक विशिष्टता रही है। बर्नी के कथानुसार खजानों में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। तो बर्नी के कथानुसार कहा जा रहा है कि खजानों में चांदी की कमी हो गई और साम्राज्य विस्तार हो गया। उनकी नीति को कार्य रूप से परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाने लगा। ईरान में कैरवात खां के समय में सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी। ईरान में कैरवात खां के समय में, यद्यपि वहाँ यह प्रयोग असफल हुआ था, असफल हो गया, परंतु चीन में कुबलाई खां के समय में सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया है। तो चीन में कुबलाई खां के समय में सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया गया था जो सफल हुआ है। संभवतः नवीन अन्वेषणों का प्रयोग करने वाले मोहम्मद तुगलक ने उन देशों से प्रेरणा प्राप्त की थी। आधुनिक इतिहासकारों का यह भी कहना है कि उसके समय में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और भारत में तो बहुत ही कमी थी। इस कारण उसने सांकेतिक मुद्रा को चलाया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद तुगलक का शासनकाल क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें उसकी प्रमुख योजना मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी। सुल्तान ने तांबे तथा इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए। सुल्तान ने तांबे और मिश्रित कांसे को मिलाकर सिक्का जारी किया, जिनका मूल्य तत्कालीन जारी चांदी के सिक्के के बराबर था। जिनका मूल्य तत्कालीन जारी चांदी का जो सिक्का था उसके बराबर था। तांबा और कांसा का मिश्र था और चांदी के सिक्के के बराबर था, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहा गया। तांबा और कांसा मिश्र था, चांदी के वजन के बराबर था, इसे सांकेतिक मुद्रा कहा गया। ऐसा प्रयोग करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला सुल्तान था। यह योजना बाजार में अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण असफल हो गई। अगला है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो बर्नी ने यह सुल्तान कहा है मोहम्मद तुगलक के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा है। अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, कथन दिया गया है, बताना है कौन सा सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया है जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया है, सही है। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, तो ये भी गलत है। इसका ये सही है और गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्वर्ण सिक्के को चलाया गया था जो कि इब्न बतूता मोरक्को का था, अफ्रीका महाद्वीप का था। इन्होंने दीनार की संज्ञा दी है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य व्यवस्था में सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए
तांबे के सिक्के की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, न कि पश्चिम एशियाई देशों तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वर्ण का टोकन मुद्रा। निम्न कथनों पर विचार करना है, विचार करके बताना है कि कौन सा सही है। पहला है, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई है। तो मोहम्मद तुगलक की जो सांकेतिक मुद्रा थी असफल हुई थी, ये सही बात है। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, ये दोनों बात सही है। इसका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, बरनी मोहम्मद तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं से विशेष रूप से उल्लेख करता है। दोआब में कर वृद्धि कर दिया, देवगिरी से राजधानी बना दिया, दिल्ली से देवगिरी, सांकेतिक मुद्रा जारी किया, खुरासान पर आक्रमण किया और कराचिल की ओर अभियान किया। सांकेतिक मुद्रा प्रतीक मुद्रा योजना असफल हुई। इसका कारण था सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण न हो पाना। प्रतीक मुद्रा का मूल्य चांदी के मुद्रा के मूल्य के बराबर था, जिसके कारण अनेक जाली टकसाल बन गए। लगान जाली सिक्कों से दिया जाने लगा, इसलिए ये असफल हो गया। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1333 में आया, 47 तक था। मोरक्को मूल अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1325 ईस्वी में आया था, भारत आया था। इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। उसके बाद इसको चीन का राजदूत बनाकर चीन भेज दिया गया। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था, अफ्रीका का। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इब्न बतूता ने दिया है। इब्न बतूता ने दिया है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था के विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्री वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। यह मोरक्को के तांजीर प्रदेश का निवासी था और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किताबुल रहला इसकी क्या थी? प्रसिद्ध पुस्तक थी। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, ये कहाँ दफन है? तो नालंदा में है। तो मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर ने बिहार से निर्वासित किया गया था, उन्हें दफनाया गया है नालंदा में। तो कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक को मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित कर दिया गया था। निर्वासन के दौरान यूसुफ शाह की मृत्यु 1592 में हो गई, बिहार में, और नालंदा में दफना दिया गया है। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से और मुक्ति मिली और उन्हें राजा से? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। तो मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद में था, तभी तागी के नेतृत्व में गुजरात में एक विद्रोह हुआ। सुल्तान स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया। तागी पराजित हुआ और भागकर सिंध चला गया। सुल्तान गुजरात से शांति व्यवस्था स्थापित कर तागी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर रवाना हुआ। कौन? सुल्तान। मार्ग में ही सुल्तान बीमार पड़ा। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके निधन पर बदायूनी ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। कब इसकी डेथ हुई? 20 मार्च 1351 को, थट्टा के निकट। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया है? तो फिरोज शाह तुगलक ने। तो किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया है? तो फिरोज शाह तुगलक जी ने दिलवाया है। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए हैं। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर या रोजगार दफ्तर खोलकर तथा अनेक मनुष्य के गुण और योग्यता को पूरी तरीके से जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की नियुक्ति किया है। उसने बेकारी या रोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया है, फिरोज शाह तुगलक ने। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की है? तो रोजगार कार्यालय फिरोज शाह तुगलक ने किया है।
दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था। तो कौन था? फिरोज तुगलक। तो दान दक्षिणा के लिए एक विभाग बना था, उसका नाम था दीवान खैरात। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था। संतों और धार्मिक व्यक्तियों को जागीर व संपत्ति दान करता था। विभाग का नाम था दीवान खैरात, जो गरीब मुसलमान अनाथ स्त्रियों विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक को गुलाम का बहुत शौक था। तो फिरोज शाह तुगलक ने दासों का बहुत शौक था, इसलिए दासों की संभवतः इसकी 1,80,000 इसके दास थे। उनकी देखभाल के लिए एक विभाग बनाया था दीवाने बंदगान। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टके के बीच वेतन मिलता था। 10 से 100 टका। कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ था। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक आरिश विभाग की स्थापना की नहीं, बलबन ने सबसे पहले ये भर्ती किया है, बेरोजगारी को ख़त्म करने का प्रयास किया है। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी। तो ये मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में कौन सा सही है, ये बताना है। तो बलबन ने घोड़े दागने की प्रथा नहीं की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे क्या? नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इनके क्या बैठे? फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग विभाजित किया था, ये बात सही है। तो मुगलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज के स्थापना की थी। बलबन ने अपनी सेना मंत्री दीवाने अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। कौन? इमाद उल मुल्क। बलबन ने उसे वाजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी ना हो। बलबन की सेना की अच्छी व्यवस्था का बहुत अधिक श्रेय इमाद उल मुल्क को है। घोड़े की दागने की प्रथा बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। मोहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक, मतलब उसके चाचा का लड़का फिरोज तुगलक था, वो गद्दी पर बैठा 1351 से 1388 ईस्वी तक। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। गुलामों का बहुत शौक था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह है फिरोज शाह तुगलक। ये नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने का कारण प्रसिद्ध है। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण किया था। फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक क्या था? उलेमा वर्ग की स्वीकृति प्राप्त किया था। इसके बाद हक के सर्व नामक सिंचाई कर लगाने का दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना फिरोज शाह तुगलक। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी में प्रयोग लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। हक के सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रहे थे। फिरोज के इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल किया था। जब ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया तो ब्राह्मण ने भूख हड़ताल की थी तथा अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया। जो अन्य हिंदू थे उन्होंने बोला कि जो ब्राह्मण के हिस्से का जजिया कर है वो हम दे देंगे। अगला है, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था? तो फिरोज शाह तुगलक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए तथा उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। टोपरा और मेरठ का।
तो उसने अपने पूर्ववर्ती राजाओं और कुलीन पुरुषों के भवनों की मरम्मत कराने एवं पुनः निर्मित कराने पर बहुत ध्यान दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने उसने अपने निर्माण से भी अधिक महत्व उन भवनों को पुनः स्थापित करने में दिया। उसके द्वारा अशोक के 2 स्तंभों मेरठ और टोपरा दोनों को, जो कि इस समय अम्बाला में ये दोनों हैं, तो दिल्ली लाया गया। टोपरा वाले स्थान को महल तथा फिरोज शाह की मस्जिद के निकट स्थापित किया और मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले कसके शिकार या आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित कराया गया। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उसके दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की है कि जो 2 संप्रदाय उस समय ज़्यादा प्रचलित थे, हिंदू और मुस्लिम, दोनों की विचारों को समझा जा सके। तो फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था और इन्होंने संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी कराया था समझने के लिए। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक था। इन्होंने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की भी स्थापना की थी और उसमें कुशल हकीम भी रखे थे। दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल, खैराती मतलब उसमें खैरात का इलाज होता था बिना पैसा के। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो ये खैराती अस्पताल था। दिल्ली सुल्तान के सल्तनत राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। तो फिरोज शाह तुगलक का लड़का नासिरुद्दीन महमूद था जो अंतिम शासक था। तो नासिरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 में तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ख्वाजा जहां ने पंजाब का सूबेदार खिजर खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिरोज के अन्य पुत्र थे नुसरत शाह। नुसरत शाह ने नासिरुद्दीन को चुनौती देने लगा। फलस्वरूप तुगलक वंश 2 भागों में बढ़ गया और दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया है। नासिरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में था। तो नासिरुद्दीन दिल्ली में था और नुसरत शाह फिरोजाबाद में। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेना नायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो जब नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल था तुगलक वंश में, तो उस समय मंगोल सेना नायक तैमूर आक्रमण कर दिया भारत पर 1398 में। यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित था, शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो किसके शासनकाल में किया था? नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में किया था। तो भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य को तैमूर ने स्वयं स्पष्ट किया था। उनमें से एक था काफिरों से युद्ध तथा उनका विनाश तथा दूसरा धन प्राप्ति। उनमें से एक क्या था? ये काफिरा से युद्ध करेंगे, विनाश करेंगे और धन लूट कर ले जाएंगे। जनवरी 1399 में तैमूर फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू होता हुआ वापस लौट गया। जाने से पहले उसने खिजर खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया था। तो खिजर खां कहाँ का सूबेदार था? मुल्तान का, दीपालपुर का और लाहौर का था। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 में किया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हो गया? तो सैयद वंश का हो गया। तैमूर जब 1398 में आक्रमण किया था, दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान बनाया, परंतु खिजर खां उसे भी पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर नियुक्त किया था लाहौर का सूबेदार खिजर खां को। के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार करके एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। कौन? खिजर खां ने। खिजर खां ने। अगला है, कालानुक्रम अनुसार लगाना है। सबसे पहले किसका काल चला है? तो कालानुक्रम लगाना है तो पहले रुकनुद्दीन का चला है, उसके बाद मुबारक खान को चला है, फिरोज शाह तुगलक और आलम शाह को चला है। तो इसका आंसर 1, 2, 3, 4 सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
और रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बना था, जबकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मुबारक खान 1316 ईस्वी में मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था। 1316 में मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक दिल्ली का सुल्तान रहा। सैयद वंशी शाही शासक आलम शाह 1445 से 1451 तक दिल्ली का शासन रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा तुगलक वंश समाप्त होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।